बोलिए। तीन अर्थ उसके हैं। सबसे पहला अर्थ है रूल ऑफ लॉ के। रूल ऑफ लॉ का पहला अर्थ जो डायसी ने लगाया है, पहला अर्थ है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून की सर्वोच्चता या प्रधानता। दूसरा, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉज, कानून के समक्ष समानता। और तीसरा जो है ना, संविधान कानून का एक प्रतिफल है, कानूनों का एक प्रतिफल है, कौमा। संविधान अधिकारों का प्रतिफल है, न कि अधिकार संविधान के प्रतिफल है। कि अधिकार का अर्थ क्या? प्रतिफल है। अर्थ क्या? पहला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। लॉ किसको कहते हैं? व्हाट इज लॉ? लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस आता है, लेकिन व्हाट इज लॉ? लॉ क्या है? लॉ तो वह है जिसको पार्लियामेंट ने बनाया, न कि संविधान में, जो पार्लियामेंट ने बनाया। तो इंग्लैंड में तुम जानते हो कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ, पार्लियामेंट कैन अनमेक एनी लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मीन्स ए लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। कि संसद ने जो कानून बनाया वह सर्वोच्च है। तो कानून की सर्वोच्चता का अर्थ क्या है? सबसे पहला अर्थ तो ये हुआ, लॉ मीन्स ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ कौन लॉ? जो संसद के द्वारा बनाए गए। हम इंग्लैंड के संदर्भ में बात करते हैं, और डायसी ने भी रूल ऑफ लॉ का जो अर्थ लगाया है वो इंग्लैंड के संदर्भ में लगाया। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का अर्थ हुआ कि पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया वो सुप्रीम। अब सवाल है कि जब कानून सर्वोच्च है तो आप यदि कहते हैं कि विवेक से कुछ किया, विवेक से कुछ नहीं होगा। आपने अपनी सत्ता के प्रयोग से कर लिया, नहीं होगा। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एज अपोज्ड टू, मतलब उसको पूरा यदि सेंटेंस को विस्तृत किया जाए तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एज अपोज्ड टू द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन और आर्बिट्रेरी अथॉरिटी, है ना। डिस्क्रेशन में जो होता है, विवेक से जो होता है, पता है ना, हिंदुस्तान में भी विवेक से डिसीजन, विवेक वह कुछ नहीं है। या आपके पास सत्ता है इसलिए आपने बना दिया। आर्बिट्रेरी पावर, निरंकुश सत्ता, मनमाने ढंग से। सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च न तो आपका विवेक है, सत्ताधारी का विवेक सर्वोच्च नहीं है, और न ही आपने मनमाने ढंग से कोई आदेश दे दिया तो वो आदेश भी सर्वोच्च नहीं है। इंग्लैंड में सर्वोच्च पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून। पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया वो सर्वोच्च। तो सर्वोच्चता विवेक की नहीं है, तो सर्वोच्चता किसी क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी पावर की नहीं है, मनमाने ढंग की शक्ति के प्रयोग पर निर्भर नहीं करता है। पार्लियामेंट ने जो बना दिया वही सर्वोच्च। कोई डिस्क्रेशन का, कोई आर्बिट्रेरी अथॉरिटी का सवाल नहीं उठता है। जो पार्लियामेंट ने बना दिया वही हमारे सर्वोच्च। जो पार्लियामेंट कहती है, जो कानून कहता है वही सर्वोच्च। तो नंबर एक अर्थ हुआ, ये तो थोड़ा सा उलझा हुआ फिर भी साफ। दूसरा, इक्वलिटी बिफोर लॉज, कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता मतलब क्या हुआ
इंडिया में भी कि जो कानून पार्लियामेंट ने बना दिया वह कानून सब पर लागू होता है। उस कानून के सामने प्राइम मिनिस्टर या ऑर्डिनरी आदमी दोनों एक समान कानून के द्वारा दंडित होंगे। किसी भी व्यक्ति को यदि दंडित किया जाएगा किसी भी रूप में तो तभी जबकि उसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो। बिना कानून के उल्लंघन के किसी को दंडित नहीं किया जा सकता है ना। और कानून के समक्ष जो है सभी समान है। ऊंचे नीचे का सवाल नहीं होता है। किसी पद पर सब पर समान कानून लागू होते हैं। समान अपराध में समान कानून। समान मतलब ये नहीं होता है जो भारतवर्ष में तरह तरह के सेक्शंस लगे हुए हैं। किसी ने रेप किया उसमें जो सजा है, किसी ने मर्डर किया उसमें जो सजा है, अलग अलग है। समान अपराधों में समान सजा, चाहे वो राजा का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो। समान अपराधों में समान सजा, इक्वलिटी बिफोर लॉ। दूसरा हो गया। तीसरा जो है वह सबसे जटिल है। तीसरा कहता क्या है कि ब्रिटेन में तो संविधान नहीं है। तो संविधान नहीं है तो क्या कानूनों की क्या स्थिति है। तो कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ लॉज। संविधान इंग्लैंड में कानूनों का स्रोत नहीं है। संविधान ही कानूनों का प्रतिफल है। इसको समझे इसलिए कि इंग्लैंड में तो संविधान नहीं है तो पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया वही संविधान है। वही सोर्स, मतलब सोर्स कहिएगा। हाँ, स्रोत। वहाँ संविधान का स्रोत क्या है? कानून ही है। कानून ही है। जब पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया तो हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड संविधान है। पार्लियामेंट जो भी कानून बनाती है उस कानून को संविधान के अनुरूप होना है। यदि वह कानून संविधान के अनुरूप नहीं है तो न्यायालय में उसको चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय उसको अवैध करा सकता है। तो भारतवर्ष में पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून उस हद तक अवैध है जिस हद तक वह संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है। तो भारत में सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड सर्वोच्च कानून संविधान है। इंग्लैंड में सर्वोच्च क्या है? पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून। इसीलिए डायसी कहता है कि संविधान कानूनों का स्रोत नहीं है। संविधान खुद कानूनों का प्रतीक है। स्रोत जो है पार्लियामेंट का कानून है और संविधान उसका प्रतिफल है ना। उसका क्या कहता है कि एक बात और है, हमारे यहाँ क्या है? संविधान से अधिकार पैदा होते हैं। संविधानों में अधिकारों की गारंटी दी गई है और हम चैलेंज करते हैं कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ राइट्स इन इंडिया। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ राइट्स। अधिकारों का वर्णन संविधान में किया गया है। तो संविधान ही हमारे अधिकारों का स्रोत है। इंग्लैंड में क्या है कि कहता है संविधान ही अधिकारों का प्रतिफल है। अधिकार से संविधान पैदा होता है, संविधान से अधिकार पैदा नहीं होते। समझ गए? तो सब मिला के क्या हुआ? सब मिला के ये हुआ कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया जो कानून है वही कानून सर्वोच्च है और वह कानून सब लोगों पर लागू होता है। समान अपराधों में समान कानून। और तीसरा जो है वह कानून इस संविधान कानून से ऊपर नहीं है। संविधान स्वयं कानूनों का एक प्रतिफल है। भारतवर्ष में संविधान जो है वह सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। संविधान से कानून पैदा होता है। लेकिन इंग्लैंड में कानूनों से ही संविधान पैदा होता है क्योंकि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट वहां पर है। बस यही तो है। ये सर रूल ऑफ लॉ सर, 2.5 तीन मीनिंग है। ओके,
दूसरी बात सर ये बताइए, कानून, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? तो और कानून बढ़ते जाए। उचित प्रक्रिया जो है। हाँ, ठीक। और सर ऐसी इंग्लैंड में संविधान, Procedure established इंग्लैंड है। में सर संविधान सर्वोच्च आप मानते हैं, तो अमेरिका में क्या मानते हैं? वहाँ संविधान सर्वोच्च है कि नेपाल का सर्वोच्च है, कि दोनों का चेक एंड बैलेंस है? अमेरिका में व्यवहार में देखोगे, व्यवहार में तो वहाँ क्या कहता है, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द जजेस से एज इट इज, है ना। जो जज कह दे वही संविधान। संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। न्यायाधीश कह दे, है कि जूझ नहीं कहा। तो क्लियर कट जो है ना, अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमेसी, न्यायिक जो है सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। क्लियर कट इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। भारत में, भारतवर्ष में दोनों के बीच में संसद एंड संसदीय सर्वोच्चता सर्वोच्च न्यायालय, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय सर्वोच्चता, दोनों के बीच का मार्ग चाहिए। समझे? अब नंबर 2, तुमने सवाल उठाया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो इंडिया में है। और दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, सो जहाँ तक हमको याद है, अमेरिकी संविधान में 2 संशोधन हुए, 5th अमेंडमेंट एंड 14th अमेंडमेंट। इसमें व्यवस्था है ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या कहा गया? हमारे लॉक ने, जॉन लॉक ने तो अधिकार दे दिया था, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और जॉन लॉक पर चल रहा है इसको, कहा कि ठीक है भाई, हम सब करते हैं, लेकिन आदमी के पास से 3 अधिकार रहेंगे। आदमी है ना, तो आदमी कैसे रहेगा जब उसको हम अधिकार दें? तो कहा कि वो अधिकार जो है हमको संविधान से मिलता है, ऐसी बात नहीं है। हमको संविधान, जैसे हम लोग कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार ग्रांट नहीं करता है। कौन होता है कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार ग्रांट करने वाला? हम मनुष्य हैं, इसलिए हमको अधिकार है। बोलने की आजादी जानवर को क्यों नहीं है? आप संविधान में दे दीजिए बोलने की आजादी, जानवरों को दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। हम मनुष्य हैं, इसलिए हमको अधिकार है। हमको अधिकार इसलिए नहीं है कि संविधान प्रदान करता है, तो संविधान करता क्या है? संविधान अधिकारों को प्रदान नहीं करता, अधिकारों की गारंटी करता है। राइट्स आर नॉट ए मैटर ऑफ ग्रांट, राइट्स आर नॉट ए मैटर ऑफ ग्रांट, दे आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमको कोई ग्रांट में मिला है, दान दक्षिणा है क्या? जैसे ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हो, दान दक्षिणा में तुमने दिया हमको? तुमने यह जवाबदेही ली है कि ये जो प्रकृति प्रदत्त अधिकार हैं, उनकी रक्षा की गारंटी हम करते हैं। तुम गारंटी करते हो, तुम प्रदान करने वाले प्रदान, हम तो मनुष्य हैं, इसलिए हमको अधिकार। तो हमारे मानव अस्तित्व में, हमारी मानव प्रकृति में हमारे अधिकार नहीं है। समझ गए? तो अब सवाल यह है कि सब अधिकार, तो लॉ कहता है कि सब अधिकार दे दो। जिसको तुमने सत्ता दी है तो उसको तो सब अधिकार दे दो भाई, तो शासन कैसे करेगा? लेकिन 3 अधिकार जो है लॉक नहीं देता है, पता नहीं, द राइट टू लाइफ, द राइट टू लिबर्टी, द राइट टू प्रॉपर्टी। हम सत्ताधारी को ये 3 अधिकार लूटने का कोई अधिकार, कोई पावर नहीं। ये प्रकृति प्रदत्त अधिकार है ना? हम पैदा हुए हैं तो हमको जीने का अधिकार है, हमको बोलने की आजादी, लिबर्टी, स्वतंत्रता, आजादी का अधिकार हमको है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी, जब हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं रहेगा, तो हम जिएंगे कैसे? मैंने उसका जो स्टैंड है, जब हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, तुमने सब छीन लिया, मकान छीन लिया, जमीन छीन लिया, सब छीन लिया, तो राइट टू लाइफ कहाँ से आएगा? राइट टू लाइफ के लिए जरूरी है कि हमको राइट टू प्रॉपर्टी भी न रहे, हमको कोई जीविका रहेगी, कोई पैसा रहेगा, कुछ मकान रहेगा, तब ना राइट टू लाइफ कैसे होगा?
तो राइट टू लाइफ तो मीनिंगलेस हो जाएगा यदि हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी न रहे तो। राइट टू लिबर्टी भी मीनिंगलेस हो जाएगा। एक गरीब आदमी आजकल हिंदुस्तान में भी, एक धनी आदमी पहले तो ये खूब प्रैक्टिस था, अब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि लोगों में संगठन पैदा हुआ है, एकता पैदा हुई है। नहीं तो जो गरीब है और एयर बतिया रहा है उस पर केस ठोक। अब उसके पास तो खाने का साधन नहीं है, तुम्हारे साथ केस क्या लड़ेगा, सरेंडर करेगा। तो उसको बोलने की तो आजादी है, विरोध करने की भी आजादी है, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो अपने को डिफेंड कैसे करेगा कोर्ट में? पैर पड़ गए, मालिक क्षमा कर, माफ कर। तो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं रहेगा तो राइट टू लिबर्टी भी नहीं रहेगी ना, राइट टू लिबर्टी भी नहीं रहेगी। तो ये जो 3 अधिकार कहा कि भाई कोई भी सत्ताधारी जो है ये 3 अधिकारों का हम समर्थन नहीं करते हैं, ये तो मानव प्रकृति में नहीं है। हम मनुष्य हैं इसलिए 3 अधिकार। तो अब सवाल है कि इन 3 अधिकारों से, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, क्या इससे हमको वंचित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? जैसे तुमने बहुत बड़ा घोर अपराध कर दिया, 10 आदमियों का तुमने मर्डर कर दिया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जीने का अधिकार तो तुमको है। तुमको है नहीं, हमको तो जीने का अधिकार है, आप हमको फांसी के तख्ते पर नहीं लटका सकते। क्यों? तुमने ऐसा घोर अपराध किया है कि तुमको राइट टू लाइफ से वंचित किया जा सकता है। कब? राइट टू लाइफ, ये नहीं है कि राइट टू लाइफ यदि तुमको मिल गया तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है ना। एक आदमी अमेरिका में इस तरह का केस हुआ कि एक थिएटर था, थिएटर में बहुत लोग सिनेमा देख रहे थे। एक आदमी जो है उसमें जोर से बोला फायर फायर फायर, आग लग गई, भगदड़ मच गई, भागने लगे लोग, किसी का पांव टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का माथा फूट गया, तो लोगों ने केस कर दिया उसको। तो कोर्ट ने कहा, इस आदमी ने कहा कि हमने तो कोई गलती नहीं किया, हम तो अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रयोग कर रहे थे, हमको बोलने की आजादी, हम बोले, तुम क्यों भागे भाई? हमको तो अधिकार है बोलने का, हम बोले। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि नहीं, बोलने की आजादी का मतलब नहीं है कि आप अपनी आजादी का प्रयोग इस प्रकार करें कि दूसरे को हार्म हो। हम हंस रहे हैं, ठीक है भाई, तुम हंसो, कोई बात नहीं। किसी को देख के तुम बराबर हंसो तो तुम पर केस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तुम कहो कि हम तो अपनी आजादी का प्रयोग कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं, कहेगा कि हमको देख के हंसता है, हम पर बैन कर रहा है, तो तुमको पनिशमेंट होगा कि नहीं? राइट टू लाइफ, द राइट टू लिबर्टी, द राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें होना चाहिए कि नहीं होना? तुम्हारे पास जमीन है, उसमें एंटी नेशनल एक्टिविटीज का अड्डा बन गया, तो वो राइट टू प्रॉपर्टी पर जो है सरकार हस्तक्षेप कर सकती कि नहीं कर सकती? है नहीं, ये सवाल। तो अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसमें लिखा गया, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ताकि लाइफ से तो तुमको, राइट टू लाइफ से भी हम वंचित कर सकते हैं, राज कर सकता है, राइट टू लाइफ से भी वंचित कर सकता है, राइट टू लिबर्टी से भी वंचित कर सकता है, राइट टू प्रॉपर्टी से भी वंचित कर सकता है। लेकिन क्या? No person shall be deprived of his right to life, liberty and property without the due process of law. कब होगा? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी से किसी व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है कब? विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून की उचित प्रक्रिया के द्वारा। कानून की उचित प्रक्रिया के द्वारा के बिना नहीं। तुम बजाबता कानून बनाओ, बजाबता कानून बनाओ। जैसे हिंदुस्तान में इमरजेंसी लिखी है,
1975 और एक एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया। उस एक्ट का नाम है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मिसा। लालू यादव ने भी अपनी बेटी का नाम रखा मिसा, क्योंकि उसका जन्म उसी काल में हुआ, मिसा। तो एक पार्लियामेंट ने कानून बनाया बजाबता, और उस कानून के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया कि सरकार के विरुद्ध तुम बोल नहीं सकते हो, प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो तुम्हारा जो राइट है, राइट टू लिबर्टी, उससे तुमको डिप्राइव किया गया, वंचित किया गया। कैसे? पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना के, पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना के राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, तीनों से तुम वंचित कर सकते हो, लेकिन कानून के द्वारा बनाए। अब सवाल है कि कानून के द्वारा बना आपने कर दिया, लेकिन जो कानून बनाया आपने उसको सही तरीके से बनाया कि नहीं बनाया? व्हाट इज ड्यू? विवेक संगत, व्हाट इज ड्यू? ये तो परिभाषित नहीं किया गया, छोड़ दिया आपने, लिख दिया कि कानून की बिना उचित प्रक्रिया के द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन कानून की कौन सी प्रक्रिया उचित है ये तो आपने नहीं लिखा ना। अब कानून की कौन सी प्रक्रिया उचित है ये तो आपने नहीं लिखा। अभी कौन डिसाइड करेगा? यह कौन डिसाइड करेगा? अब सवाल है कि आपने तो कानून बना दिया पार्लियामेंट से, अब पार्लियामेंट में आप जीत के गए हैं, मेजोरिटी आपको है, आपने कानून बना के, मान लिया अभी मोदी सरकार ये कानून बना दे, कानून बना दे कि कोई प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हैं सरकार के खिलाफ, कानून बना के। तो सवाल ये जो कानून आपने बना दिया, यह कानून की जिस प्रक्रिया से कानून बनाया वह उचित है कि अनुचित है, ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला कौन करेगा? तो यहाँ अमेरिका में तो जुडिशियल सुप्रीमेसी का सिद्धांत किया है, लागू किया है। तो अमेरिका में जजेस ने इसको इंटरप्रेट किया, अमेरिका के जजेस कि कौन फैसला करेगा, ड्यू है कि अनड्यू है, सही है कि गलती, कौन फैसला? ये फैसला हम करेंगे, समझे ना? ये फैसला हम करेंगे। तो हम फैसला करेंगे तो इसका मतलब कि लास्ट वर्ड सही है कि गलत है, इसका लास्ट वर्ड, अंतिम शब्द किसके पास है? जजेस के पास। जजेस ने कह दिया अनड्यू तो खत्म, जजेस ने कह दिया ड्यू तो ठीक है ना। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका में अपनाया गया, दे दिया। अमेरिका तो पूंजीवादी राष्ट्र है, उसने सब अधिकार दे दिए, लेकिन इसके साथ 5th और 14th अमेंडमेंट में ये भी लिख दिया किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी से वंचित किया जा सकता है कानून की उचित प्रक्रिया से, बिना कानून की उचित प्रक्रिया के नहीं किया जा सकता। लेकिन कानून की प्रक्रिया कैसे उचित है या नहीं उचित है, फैसला कौन करेगा? ये अमेरिका में जुडिशियरी करेगा। इसलिए अमेरिका में कहा जाता है कि 2 सदन में 3 सदन है, और तीसरा सदन कौन है? अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय। और अमेरिका में संविधान क्या है? तो अमेरिका में संविधान वही है जो अमेरिका के जजेस कहते हैं। अब भारतवर्ष में 1 मिनट से, अमेरिका का संविधान 1789 में लागू होता है। वहाँ अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, अनूठा संविधान और प्राचीन संविधान। अब विश्व का प्रथम संविधान अध्यक्षीय शासन प्रणाली। न्यूमैन ने कहा था कि जिस तरह हम इंग्लैंड को संसद की जननी कहते हैं, उसी प्रकार हम अमेरिका के अध्यक्षीय शासन प्रणाली की जननी में कहता हूँ। तो सर उसमें सेपरेशन ऑफ पावर है, संघात्मक व्यवस्था का बीज बोया गया है, तो बात ठीक है। लेकिन जहाँ ड्यू फोर्सेस, मेरा जो अध्ययन है, जो मैंने पढ़ा है, उसमें जो है सर थोड़ा डिफर ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, कानून का उचित प्रक्रिया,
और भारत में है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत कोई कार्रवाई की जाती है, अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती है। तो उसमें सर्वप्रथम जो है जब जुडिशियल रिव्यू का मामला 1803 में मारवाड़ी मेडिसन हुआ था, और अमेरिका, आप सही ने कहा कि अमेरिका का संविधान वही है जो न्यायाधीश कहता है, क्योंकि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट थर्ड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है, फाइनल जैसे स्कॉलर कहता है, तृतीय संविधान ही उसका है, चौथा उसका प्रेशर ग्रुप है। तो उसमें यह है कि कानून, अमेरिका का संविधान सबसे एक और से विशेषता यह है कि वहाँ का कानून संविधान जो संक्षिप्त है, 7 अनुच्छेद हैं, और अभी तक जो है वर्तमान 50 राज है, 27 अमेंडमेंट हो चुका है। तो वहाँ के जो जज इसी चलते पावरफुल हो जाते हैं, वो काफ़ी हो जाता है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे फंडामेंटल राइट हो, चाहे फंडामेंटल ड्यूटी हो, चाहे जितने भी स्टेट एंड सेंट्रल का जो रिलेशनशिप, इतना संक्षिप्त संविधान है जिसमें बहुत छोटा सा संविधान है, जिसमें पूरा चीज़ को विस्तारित रूप से उसका उल्लेख नहीं किया गया। तो इसी के तहत जो है वहाँ के जुडिशल जो है, जो उसका जो काफ़ी जो कई तमाम केसेज केंद्र और राज्य के आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पर जब जाता है, क्योंकि वहाँ तो पृथक संविधान है, पृथक न्यायालय है, पृथक सिटीजनशिप है, तमाम चीज़ है, तो उसका जो है विस्तार होकर के सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो एक शक्ति होने का जो एक ये कारण है कि वहाँ के जो संक्षिप्त संविधान का होना सबसे मुख्य बात है। दूसरी बात सर ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इस पर कई डिस्कशन हुआ था, इस पर कहीं किताब में भी हमको उतना उल्लेख नहीं मिला है, लेकिन सर ये मेरा मानना है ये है कि जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जैसे आपने कहा किसी को मृत्यु देना है, चाहे आपको करना है, तो आप कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का, तो आप इसको मृत्यु का फांसी आप दे सकते हैं, उसका राइट टू लाइफ है, इक्वालिटी को वंचित आप कर सकते हैं। लेकिन कानून का उचित सर जो है, जहाँ तक सवाल है उचित, ये उचित तो अपने में विवेक शब्द होता है कि उचित क्या है, क्या अनुचित है, तो ये तो मतलब हर व्यक्ति का अपना अपना उचित है। सवाल है कि व्यक्ति, जहाँ मामला स्टेट का उठता है, स्टेट का, तो उचित क्या है, हम जिसको उचित समझ, उसको यदि सुप्रीम कोर्ट उचित मानेगा तब ना उचित नहीं मानेगा तो उचित नहीं। वहाँ पर सर 2-3 कानून सर हुआ था जब शुरुआत दिनों में, जब एक सर है कि ये इसको खत्म होने नहीं सर, एक बोलता हूँ सर, वहाँ पर या तो कोई स्पेसिफिक पॉइंट बोलो। मैं बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक पॉइंट ये है कि उचित प्रक्रिया कब मैं कर रहा हूँ, उचित जो है, तो उचित में तो वही तो बहुत भेग है, वो सब भेग है। जिस तरह वहाँ का सुप्रीम कोर्ट कई कानून को उसने रद्द कर दिया था, जिसमें पढ़ा था कि मतलब एक वो था कि 14 वर्ष को बच्चे जो है कारखाना में काम करते थे, उस पर जब है कुछ, हाँ, तो उसमें जो न्यूयॉर्क में काम कर रहे थे, तो उसमें लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, तो उसको उसने उचित ठहरा दिया। प्लस कोई कारखाना में है जो ऐसे कानून जो था कि मतलब वहाँ बच्चा के हित में जो है तमाम कहना कि है कि उचित सर जो है विवेक हो जाता है। ये कानून में उल्लेख है तो आप उसका कर सकते हैं, लेकिन उचित प्रक्रिया है तो शक्तिशाली और बढ़ जाता है। तो दुनिया की तमाम सोच न्यायालय से ने कहा कि भाई ड्यू तो लिख दिया, ड्यू आपने लिख दिया, लेकिन ड्यू को तो एक्सप्लेन नहीं किया। लिख देते ना व्हाट इज ड्यू, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाथ बंध जाते। आपने तो लिखा कुछ नहीं, उसको डिफाइन नहीं किया, सीधे लिख दिया ड्यू। तो जजेस ने उसकी व्याख्या की, ड्यू क्या है, ड्यू क्या है, कौन बताएगा वहां पर? क्या कांग्रेस बताएगी, क्या प्रेसिडेंट बताएगा? नहीं, ड्यू और अनड्यू क्या है हम बताएंगे। तो इसे उसको स्कोप मिल गया, जुडिशियल इंटरफेरेंस का एक बहुत बड़ा स्कोप मिल गया। तो अब हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में तो ड्यू शब्द है ही नहीं है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यदि पार्लियामेंट में कानून बना दिया, जैसे मीसा बना दिया, मीसा में दिया हुआ, और उसमें उसका यदि आप उल्लंघन करते हैं, मीसा जो है ऑर्डिनरी है, उसको इंडियन पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने बाजाबता पास किया, राष्ट्रपति का मोहर लगे, वो उस कानून, और उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी, उस कानून को कोई चैलेंज कर सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट कहे कि यह कानून गलत है तो गलत हो जाएगा, लेकिन जब तक उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया तो कानून है। और उस कानून का यदि आपने उल्लंघन किया है तो आपको लाइफ से, मैंने ये आर्टिकल 21 में है, उसको लाइफ और लिबर्टी से वंचित किया जा सकता है। तो बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ,
अभी कोई कानून बना दे, पार्लियामेंट के दोनों सदनों से यदि कानून बना दे, है ना, कानून बना दे कि भाई कोई फार्मर्स एजुटेशन पर लॉ पर कोई आदमी सरकार के खिलाफ नहीं हो सकता, पास कर दे, कानून बन गया। अब इस कानून को सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड कर दे तो इनवैलिड हो गया, तब तो कोई बात ही नहीं करती है। और नहीं यदि इनवैलिड करता है तो भाई उसके अनुसार आप नहीं बोल सकते, बात खत्म। तो हमारे यहाँ ड्यू शब्द नहीं रखा, ड्यू और ड्यू रखा ही नहीं, तो हमारे यहाँ स्कोप नहीं मिलता है जजेस को। जजेस खाली पढ़ के देखेगा कौन कानून है, ये कानून है, कहेगा भाई इस कानून के द्वारा जो है आपको लिबर्टी से या लाइफ से या प्रॉपर्टी से, अब प्रॉपर्टी सब तो हिंदुस्तान में ये नहीं है, लाइफ और लिबर्टी है, लाइफ और लिबर्टी से वंचित किया जा रहा था तो ठीक तो है भाई, पार्लियामेंट का कानून है उसके अनुसार आपको किया जा रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ जजेस को उतना स्कोप नहीं मिलता है जितना वहाँ के जजेस को मिला। 1803 में जो केस हुआ था मारवाड़ी वर्सेस मेडिसन में, तो मारवाड़ी वर्सेस मेडिसन अमेरिका में जो हम लोग जिसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं, उसी को अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। जिसको हम लोग यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, उसको इंग्लैंड में चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता है, अलग अलग, चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता है। तो अमेरिका में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेडिसन था, मेडिसन की बहाली कौन जज था, नाम हम भूल रहे हैं, एडम्स की क्या नाम था, उसने मेडिसन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में बहाल कर दिया। इस प्रेसिडेंट ने किया था सर ना, प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट वहाँ के जो थे उनका हाँ, कार्यकाल खत्म हो गया था, उसका कार्यकाल खत्म हो गया। तो कार्यकाल खत्म हो गया तो उसने चैलेंज किया, कार्यकाल खत्म होने के बाद जो उनको लेटर बाद में मिला हाँ, था पोस्ट, तो कहा कि भाई हमारा मतलब जब ज्वाइनिंग करें तो ज्वाइनिंग उनको नहीं कराया गया। हाँ, आप हमारा तो अपॉइंटमेंट आप कर चुके थे, तो फिर दूसरा को आपने क्यों तब फिर दूसरा क्यों, हमारा तो अपॉइंटमेंट स्टैंड कर रहा है। तो सवाल हुआ कि ये जो आप बात कर रहे हैं, अमेरिका में तो जो प्रेसिडेंट के साथ आता है प्रेसिडेंट के साथ चला जाता है, स्पॉइल सिस्टम चला जाता है। तो आपको लेटर मिल गया है ना, लेटर आपको सर्व नहीं हुआ, तामील नहीं हुआ, आप ज्वाइन नहीं कर सके, तो फिर इसमें क्या गुत्थी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट में मेडिसन ने कहा कि एक एक्ट है, कांग्रेस जुडिशियरी एक्ट, इस एक्ट के मुताबिक यदि हमको अपॉइंटमेंट किया जा चुका है तो अपॉइंटमेंट वैलिड है। तब सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि कांग्रेस जुडिशियरी एक्ट तो देता है पावर, ठीक बात है, लेकिन कांग्रेस जुडिशियरी एक्ट जो है वो अपने आप में सही है कि नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। कहा कि आपने, कांग्रेस ने वह पावर अपने हाथ में ले लिया जो संविधान ही आपको नहीं देता है। जो पावर आपको संविधान देता ही नहीं है, उस पावर को आपने यह एक्ट बना के अपने हाथ में ले लिया, इसलिए कांग्रेस जुडिशियरी एक्ट ही गलत है। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी कांग्रेस के किसी भी एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया ही नहीं था, ये पहला चांस। तब हुआ कि आप जो है कांग्रेस के कानून को आप गलत करार दीजिएगा, ये सवाल है। गलत करार करने का पावर आपको है, तो चीफ जस्टिस मार्शल बड़ा तगड़ा है, कहा कि सबसे पहली बात, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। संविधान जो है वो देश का सर्वोच्च गार्जियन है। और दूसरा कहा कि कोई भी कानून वहीं तक सही है जहां तक वह संविधान के अनुरूप है। और तीसरा, कांग्रेस के द्वारा बनाया गया कानून या राष्ट्रपति के द्वारा पारित कोई भी आदेश वहां तक अवैध है जहां तक वह संविधान के खिलाफ है। कहा कि ठीक है, लेकिन ये फैसला करेगा कौन? ठीक है, आप अवैध में, कौन कहेगा अवैध अवैध? तो कहा ये हम कहेंगे,
सुप्रीम कोर्ट कहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा। यदि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया कानून या राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया कोई आदेश संविधान के अनुरूप है कि नहीं है, कौन बताएगा? ये हम बताएंगे, सर्वोच्च न्यायालय। और उसी दिन से जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल शुरू हो गया। जुडिशियल रिव्यू का इतिहास जो है अमेरिका में शुरू होता है मार्बरी वर्सेस मेडिसन के 1803। हाँ, हम कुछ गलत बोल गए, हमको याद नहीं। मेडिसन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, अब मारवरी को जज ऑफ पीस में बहाल किया। महामारी जज है। हाँ, मारवरी को बहाल किया गया, है ना। और तो मारवरी को मारवरी वर्सेस मेडिसन, मारवरी वर्सेस मेडिसन, यस। हाँ, तो मारवरी को बहाल किया गया। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेटर देता है और टर्म एक्सपायर कर गया था, तो कहा कि टर्म एक्सपायर कर गया तो इसका खत्म हो गया। उसी पर उसने चैलेंज कर दिया, को इसको दबा करके लेटर रख लिया गया था। हाँ, उनको नहीं मिल पाया नहीं था, वो ज्वाइन कर पाते हैं। उसी पर जो है केस गया था, अपने ऑफिस नहीं किया था उसमें, जब सूचना की दबा खटखटाया वहीं से शुरू हो। तो अमेरिका में जो है, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने कांग्रेस के बनाए गए बहुत सारे कानूनों को न केवल इस आधार पर अवैध घोषित किया कि ये कानून के खिलाफ जाते हैं, बल्कि इस आधार पर भी अवैध घोषित किया कि यह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का उल्लंघन है। उस समय में से ऐसा हो गया था कि कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट के बीच में इतना तनाव बढ़ गया था कि कई वेलफेयर कानून को भी उसने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने निरस्त कर दिया था। अब एक है लोचनर वर्सेस न्यूयॉर्क। लोचनर जो था ना, वो बेकरी जो है बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्रियों का मालिक था, बड़ी बड़ी बेकरी जो उसकी काम करती। उसने क्या किया था कि 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को भी बेकरी में बहाल किया था। बच्चे काम करते थे बेकरी में। यह सवाल उठा कि 14 वर्ष के नीचे के बच्चों को आपने बेकरी में रखा है, जहां आग के समक्ष उनको काम करना पड़ता है, उनका हेल्थ बुरी तरह प्रभावित होता है, कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो लोचनर वर्सेस न्यूयॉर्क, लोचनर तो बेकरी का मालिक था और न्यूयॉर्क स्टेट ने कानून बनाया था। न्यूयॉर्क स्टेट के कानून को चैलेंज किया गया। तब यह सवाल उठा कि यह कानून जो है, जो बनाया कि 14 वर्ष के नीचे के बच्चों को भी रख सकते हैं, कानून सही है कि नहीं सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि डेमोक्रेसी में एक होता है फ्रीडम ऑफ कंट्रैक्ट, समझौता करने की आजादी। हमारे पास फैक्ट्री है, कारखाना है, हमने समझौता किया, कंट्रैक्ट किया बच्चों से, बच्चों के गार्जियन से, उसको पैसे हमने दिए, उसको सुविधाएं दी, उस कंट्रैक्ट के तहत वो बहाल हो गया है, तो काम करा तो गलत क्या है। डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ कंट्रैक्ट का उल्लंघन, जो डेमोक्रेसी का उल्लंघन है, डेमोक्रेसी में कंट्रैक्ट करने का हमको अधिकार है, वो आजादी है, उस आजादी को आप नहीं ले सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे प्रगतिशील कानून को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि यह कानून फ्रीडम ऑफ कंट्रैक्ट का उल्लंघन करता है, इसलिए अनुचित है। रूजवेल्ट उस समय राष्ट्रपति थे और रूजवेल्ट वो जमाना था ये क्या कहते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस का, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डिप्रेशन का जमाना था। तो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन का एक समय आ गया था। तो हुआ था क्या कि भाई कुछ प्रगतिशील कानून, रूजवेल्ट ने कुछ प्रगतिशील कानून रूजवेल्ट के शासनकाल में कांग्रेस ने बनाए थे। रूजवेल्ट भी बड़ा तगड़ा प्रेसिडेंट था। तब देखा कि इस तरह से प्रगतिशील कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय एक एक करके
14 कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया इस आधार पर कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का उल्लंघन करता है। समझ गए? तब हुआ कि तो इसी तरह करता चला जाएगा, तब तो हमारे कानून ठहर ही नहीं सकेंगे। तो कांग्रेस ने चेतावनी दी, थ्रेट किया कि भाई आप इस तरह से करेंगे तो हमको भी अधिकार है आपको इम्पीच करने का, महाभियोग लगाने का। राष्ट्रपति ने भी थ्रेटन किया। क्या थ्रेटन किया? कहा कि बाबू आप बहुत बनते हैं तो देखिए हमारे पास क्या अधिकार है। तुम्हारे यहाँ 7 जजेज मान लिया हैं और तुम मेजोरिटी से तुम अपना डिसीजन ले लेते हो। 9 जज, 9 हो 10 हो जो भी हो। अब हम यदि 10 उसकी आपकी संख्या को बढ़ा दें कि नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की सदस्य संख्या जो 20 हो जाएगी, कांग्रेस से हम पारित करा दें, तो 9 के बदले संख्या हो गई 20, 11 और आ गए। ये 11 अपने मन लायक जजेस के, अपने चॉइस के जजेस को हम बहाल कर दें और भर दें सुप्रीम कोर्ट को, तो उसके बाद तो जो भी डिसीजन आपका होगा हमारे फेवर में। 11 आदमी हमने अपना रख दिया, 9 आप हैं, ये 11 जब भी होंगे तो हमारे मन लायक डिसीजन में, तो आप कहां जाए? प्रेसिडेंट ने थ्रेट किया, कांग्रेस ने वार्न किया। तब जो है सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, उसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट। पॉलिसी ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट, आत्मनियंत्रण की नीति है। और तब से अमेरिका का ये इतिहास है कि राइट टू प्रॉपर्टी का कोई कानून यदि उल्लंघन करता है तो उस पर तो आंख दबा लेता है, उस पर आंख दबा लेता है। लेकिन राइट टू सिविल लिबर्टी का यदि आप उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय अभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पॉलिसी ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट, आत्मनियंत्रण की नीति अपना ली है। अब सर्वोच्च न्यायालय का जोर जो है अमेरिका में राइट टू प्रॉपर्टी पर नहीं होकर राइट टू सिविल लिबर्टीज है। इसी तरह से मिलती जुलती हालात इंडिया में भी पैदा हुआ था जब इंदिरा गांधी के इलेक्शन को सेट असाइड कर दिया गया। तो इंदिरा गांधी ने भी ये धमकी दी थी कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को बढ़ाने का अधिकार हमारे पास है। संसद के दोनों सदनों में हमको बेशुमार बहुमत है, हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ा दें और उसके बाद अपने मन लायक जजेस को हम बाहर कर दें और उसका जो चाहे सो डिसीजन हो। ये धमकी जो है इंदिरा गांधी ने दी। उनके रीजन में जो है जूनियर जज को प्रमोशन कर दिया गया था। राय जो है क्या राय था, ये बात में चीफ जस्टिस अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सुपरसेशन ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उसको सुपरसीड करके एन रे को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। लेकिन उसमें तमाम जज उसमें जो है रिजाइन दे उसने रिजाइन कर तो दिया। फिर जो है वो कानून वापस कर लिया गया था दूसरी सरकार में से। तो हो गया, एन राय तो चीफ जस्टिस हो गया। नहीं, फिर जो बाद में सब रिजाइन दे दिया तो फिर क्या होता है, एन राय हो गया, चीफ जस्टिस हो फिर गया। बाद में जो उसको उसका थोड़े दूसरा सरकार उसको जो है इस चीज को जो कर दिया सो कर दिया। आज भी इस तरह, अब तो खैर बहुत तरह की बातें हो रही है। तो ये चीज है। चलो अब सभा का विसर्जन हो।